This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes only. उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर के सिविल लाइंस इलाके में एक स्कूल है होली चाइल्ड। निशा इसी स्कूल में पढ़ाती थी। उसका पति राजकुमार पादरी था और उसकी पोस्टिंग बदायूं जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर वजीरगंज की एक चर्च में थी। चर्च में जब ज्यादा काम रहता था तो राजकुमार रात में वहीं रुक जाता था। निशा को स्कूल की बिल्डिंग में ही रहने के लिए कमरा मिला हुआ था, जहां पर वह पति राजकुमार और 2 बेटियों रागिनी व तमन्ना के साथ रहती थी। राजकुमार और निशा की मुलाकात लखनऊ में पादरी के काम की ट्रेनिंग के दौरान हुई थी, जो कि VCCI संस्था द्वारा अपने धर्म प्रचारकों को दी जाती है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। निशा मूल रूप से गोरखपुर जिले की रहने वाली थी। उसके पिता दयाशंकर पादरी थे। निशा की बड़ी बहन शारदा की शादी बरेली निवासी रघुवीर मसीह के बेटे दिलीप के साथ हुई थी। इसी के चलते बहन के देवर राजकुमार से निशा की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों जानते थे कि घर वालों को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होगा, अतः दोनों ने अपनी पसंद की बात अपने परिवार वालों को बता दी थी। राजकुमार ने लखनऊ में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन किन्हीं कारणों से निशा को ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। राजकुमार बरेली निवासी रघुवीर मसीह का बेटा था। रघुवीर मसीह पुलिस विभाग में वायरलेस मैसेंजर के पद पर बदायूं में तैनात था। सन 2014 में पारिवारिक सहमति से राजकुमार और निशा का विवाह हो गया। रघुवीर मसीह के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा रवि था, जिसकी शादी बाराबंकी निवासी अनुराधा से हुई थी। दूसरा दिलीप था, जिसकी शादी निशा की बड़ी बहन शारदा से हुई थी। उससे छोटा राजकुमार था और सबसे छोटा राहुल। राजकुमार की पहली पोस्टिंग कासगंज जिले के सोरो कस्बे में नवनिर्मित चर्च में हुई थी। इसी बीच राजकुमार की शादी हो गई और रघुवीर मसीह ने कोशिश करके राजकुमार का तबादला कासगंज से वजीरगंज करवा दिया। शादी के बाद कुछ समय तो अच्छा कटा। राजकुमार की मां आशा मसीह ने नवविवाहिता बहू निशा को हाथ लिया, पर निशा को राजकुमार के घर का माहौल रास नहीं आया। इसलिए उसने पति से कहा कि वह घर में बैठकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। निशा इंटरमीडिएट पास थी और उसकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। वह सोचती थी कि किसी भी इंग्लिश स्कूल। कालांतर में निशा 2 बेटियों की मां बनी, जिनके नाम रागिनी और तमन्ना रखे गए। अब उनका छोटा सा खुशहाल परिवार था। वे स्कूल परिसर में स्थित कमरे में रहते थे। राजकुमार और निशा का दाम्पत्य जीवन काफी सुखद था। किन्हीं खास मौकों पर वे लोग बरेली चले जाते थे। बदलने लगी निशा की सोच। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर वक्त कब करवट ले लेगा, इसका आभास किसी को नहीं था। स्कूल की नौकरी करते करते निशा को लगने लगा था कि राजकुमार से शादी करना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वह अच्छा खासा कमा लेती है। अगर उसने शादी की जल्दबाजी न की होती तो उसे कोई पढ़ा लिखा अच्छा पति मिलता और वह ऐश करती। ऐसे विचार मन में आते ही उसका दिल बेचैन होने लगा। जितना उसे मिला था, उससे उसे संतोष नहीं था। उसकी कुछ ज्यादा पाने की चाहत बढ़ रही थी। कहते हैं, अक्सर ज्यादा पाने की चाह में लोग बहुत कुछ गंवा देते हैं। निशा का भी यही हाल था। अब धीरे धीरे राजकुमार और निशा के जीवन में तल्खियां बढ़ने लगी। निशा छोटी छोटी बातों को लेकर मीनमेख निकालती और उससे झगड़ा करने की कोशिश करती। सीधे साधे राजकुमार को हैरानी होती थी कि निशा को आखिर हो क्या गया है। एक दिन निशा ने कहा, तुम क्या थोड़ी और पढ़ाई नहीं कर सकते थे? कम से कम मेरी तरह इंटर तो पास कर लेते। पढ़े लिखे होते तो तुम्हारा दिमाग भी खुला होता। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा न सही, पर अपने काम में तो परफेक्ट हूँ। लोगों को अपने धर्म का ज्ञान बेहतर तरीके से देता हूँ। हालांकि मैं केवल हाई स्कूल पास हूँ, लेकिन मैंने ये ठान लिया है कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा। राजकुमार बोला, बेटियों की फिक्र तुम छोड़ो, ये सब मुझे सोचना है कि उनके लिए क्या करना है। निशा ने पति की बात काटते हुए कहा। राजकुमार तर्क करके बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वह पत्नी के पास से उठ गया। दोनों बेटियों को साथ लेकर वह ये सोचकर घर से बाहर निकल गया कि थोड़ी देर में निशा का गुस्सा शांत हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब वह घर पहुंचा तो निशा नॉर्मल हो चुकी थी। राजकुमार ने राहत की सांस ली। निशा ने राजकुमार का खाना लगा दिया। तभी स्कूल का चपरासी 20 वर्षीय अर्जुन आया और वह निशा को चाबियां देते हुए बोला, मैडम, मैंने बाकी ताले बंद कर दिए हैं। आप केवल बाहरी गेट का ताला लगा लेना, मैं घर जा रहा हूँ। अर्जुन, बैठो, चाय पीकर जाना, निशा ने कहा। निशा के कई बार कहने पर अर्जुन कुर्सी पर बैठ गया। अर्जुन बाबा कॉलोनी निवासी ओमेंद्र सिंह का बेटा था।
वह स्कूल में चपरासी था और उसका छोटा भाई किरनेश स्कूल के प्रिंसिपल के घर का नौकर था। कुछ देर में निशा चाय बनाकर ले आई। चाय पीकर अर्जुन चला गया, लेकिन राजकुमार के दिल में कुछ खटकने लगा। उसने निशा से कहा, मुझे इस अर्जुन की आदतें कुछ अच्छी नहीं लगती। वैसे भी ये स्कूल का चपरासी है और तुम टीचर, तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए। निशा ने तुनक कर कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे स्टैंडर्ड को कुरेद रहे हो? राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन के बाद निशा का ध्यान अर्जुन पर टिक गया। जब वह अकेली होती तो अचानक अर्जुन उसके जेहन में आ बैठता। निशा के दिल के दरवाजे पर दस्तक दी अर्जुन ने। कुछ दिनों बाद राजकुमार की तबीयत खराब हो गई। वह कभी भी 2 दिन तक चर्च में ही रुक जाता और बदायूं नहीं आ पाता था। इस अकेलेपन ने निशा को गुमराह कर दिया। अर्जुन एक स्वस्थ और स्मार्ट युवक था। वैसे भी निशा के साथ वह घुलने मिलने लगा था। अब राजकुमार की गैरमौजूदगी में वह निशा के कमरे में आ जाता और उसकी बेटियों के लिए खाने पीने की चीजें ले आता था। निशा के मन में अर्जुन अपनी जगह बनाने लगा था। निशा भी अर्जुन के बारे में सोचती रहती थी। वह उसकी मजबूत बाहों में समाने के लिए बेताब रहने लगी थी। उधर अर्जुन निशा को चाहता तो था, लेकिन निशा के पति की वजह से पहल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कहा जाता है कि फिसलन की ओर बढ़ने वाले कदम आसानी से दलदल तक पहुंच जाते हैं। यही निशा के साथ हुआ। एक दिन शाम को निशा के पास राजकुमार का फोन आया। उसने कहा कि वह आज रात को घर नहीं आ पाएगा। इस फोन कॉल ने निशा के दिल में हलचल मचा दी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। निशा के दिमाग में अर्जुन घूम रहा था। उसने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो उस समय अर्जुन स्कूल के अपने काम निपटाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी निशा ने उसे आवाज देकर बुलाया, अर्जुन तुम कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। अर्जुन कमरे में आ गया। निशा उसके लिए चाय बनाकर ले आई। निशा ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अर्जुन आज रात राजकुमार घर नहीं आएगा। अकेले में मुझे डर लगेगा, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, जिससे मेरा भी मन लगा रहेगा। अर्जुन ने गहरी नजर से निशा को देखा। उसे निशा का अंदाज कुछ अजीब सा लगा। उसकी चुप्पी देखकर निशा ने पूछा, कुछ परेशानी है क्या? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि अगर साहब को पता चला तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वह तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते। तुम उनकी चिंता मत करो, तुम्हें मैं तो पसंद करती हूं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा तो अर्जुन की भावनाओं में जैसे तूफान उठने लगा। उसने उसी समय जेब से मोबाइल निकाला और अपने घर फोन करके बता दिया कि स्कूल में कुछ काम होने की वजह से वह आज घर नहीं आ पाएगा। इसके बाद अर्जुन उसके कमरे में बैठ गया। निशा ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तब तक अर्जुन उसके दोनों बच्चों के साथ खेलने लगा। खाना बनने के बाद निशा ने बच्चों को पहले खाना खिलाया और उन्हें सुला दिया। फिर निशा ने अपना और अर्जुन का खाना लगाया। खाना खाते खाते अर्जुन उसके खाने की तारीफ करते हुए बोला, मैडम आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। खाना बनाना ही नहीं, मैं बहुत से काम बहुत अच्छे से करती हूँ, कहकर निशा हंसने लगी। फिर उसने एक प्रश्न किया, अर्जुन तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अर्जुन निशा को गौर से देखते हुए बोला, रिश्ते तो कई आए थे मैडम, लेकिन जब से आपको देखा है मेरा इरादा बदल गया है। क्या मतलब? निशा ने चौंकते हुए पूछा। मतलब ये कि मुझे आप जैसी स्मार्ट जीवनसाथी की जरूरत है। निशा की चाहत बन गया अर्जुन। अर्जुन की बात सुनकर निशा मन ही मन खुश हुई कि इसका मतलब वह उसे पहले से ही चाहता है। निशा कुछ नहीं बोली बल्कि मुस्कुराने लगी। खाना खाते हुए दोनों इसी तरह की बातें करते रहे। खाना खाने के बाद निशा ने अर्जुन का बिस्तर जमीन पर लगाते हुए कहा कि वह यहाँ आराम कर सकता है। इसके बाद रसोई का काम खत्म करके वह भी आ गई। उसने चटाई बिछाकर अपना बिस्तर भी जमीन पर लगा लिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी और वहां भी कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी के लिए बर्बादी ला सकता था। निशा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा तो वह भी करवटें बदल रहा था। उसने पूछा, अर्जुन नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, नींद नहीं आ रही, पर सोच रहा हूं कि आपके पति तो अक्सर वजीरगंज में ही रुक जाते हैं, फिर आपने आज मुझे यहाँ क्यों रोका है? निशा ने हंसते हुए कहा, तुम क्या सचमुच अनाड़ी हो या अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ खास देखा था, वही पिछले कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। अर्जुन भूख अक्सर टू लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। ये क्या कह रही हैं आप? अर्जुन बोला, ठीक ही कह रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ अर्जुन। अर्जुन को जैसे कर्ज सा लगा, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था।
निशा ने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत अर्जुन, मैं सचमुच तुम्हें चाहती हूँ और ये कोई गुनाह नहीं है। मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ। अर्जुन फिसलन की कगार पर खड़ा था। निशा के स्पर्श से वह दलदल में जा गिरा। शादीशुदा और 2 बच्चों की मां ने उसे एक ऐसे दलदल में खींच लिया जिसके अंदर जाना तो आसान था पर बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। उस दिन के बाद रिश्तों की दिशा और दशा ही बदल गई। अपनी तबाही से बेखबर राजकुमार अगले दिन घर आ गया। राजकुमार की बर्बादी की नींव रखी जा चुकी थी। बीवी ने बेवफाई करने के लिए कमर कस ली थी। अब आए दिन वह पति से झगड़ने लगी। राजकुमार भी महसूस कर रहा था कि स्कूल का चपरासी अर्जुन अब पहले की तरह उसकी इज्जत नहीं करता। एक दिन वह जब वजीरगंज से लौटा तो उसने अर्जुन को कमरे में चारपाई पर पसरा हुआ देखा। ये देखकर राजकुमार का माथा गर्म हो गया। वह बोला, अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो। मेरी गैरमौजूदगी में तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उस समय तो अर्जुन वहां से चला गया। उसने खुद को अपमानित महसूस किया और तय किया कि राजकुमार को सबक सिखाएगा। राजकुमार के तेवर देखकर निशा भी डर गई थी। राजकुमार ने कहा, निशा यह अर्जुन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम इससे दूर ही रहो। देखो मैं सोच रहा हूं कि अपना तबादला बरेली में ही करा लूं। पापा भी रिटायर हो गए हैं, अपना मकान भी उन्होंने बना लिया है। फिर तुम्हें भी बरेली में कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। देखो अर्जुन इसी स्कूल में काम करता है। तुम्हारे जाने के बाद वह मार्केट से घर की जरूरत का सामान भी ला देता है। तुम खामख्वाह उस पर गर्म हो रहे थे। देखो हमें यहाँ कमरा मिला हुआ है, यहाँ कोई परेशानी भी नहीं है। और फिर ये बात तुम जानते हो कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। निशा ने पति को समझाया, इस मामले में मैं घर वालों से बात करूंगा, कहकर राजकुमार बाथरूम चला गया। राजकुमार अनभिज्ञ था पत्नी के संबंधों से। राजकुमार को अभी तक ये पता नहीं था कि अर्जुन और उसकी पत्नी निशा के बीच किस तरह के संबंध हैं। पिछले 6 महीने से वह महसूस कर रहा था कि निशा बदल रही है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। निशा और अर्जुन के संबंधों की असलियत भी सामने आ ही गई। उस दिन अर्जुन घर जाने ही वाला था कि राजकुमार का पत्नी के पास फोन आ गया कि वह आज रात को घर नहीं आएगा। ये खबर सुनकर निशा खुश हुई। उसने अर्जुन को बुलाकर कहा, आज रात फिर अपनी ही है क्योंकि राजकुमार आज भी नहीं आएगा। ऐसा करो कि तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। निशा ने गैस पर चाय चढ़ा दी। अर्जुन भी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। फ्रेश होने के बाद वह निशा के साथ साथ चाय पीने लगा। चाय की चुस्कियां लेते हुए वह बोला, ऐसा आखिर कब तक चलेगा? हमें कुछ करना ही होगा। हाँ करेंगे, कहते हुए निशा ने कहा, अभी तो इन पलों को जियो जो हमें मिल रहे हैं। इसके बाद दोनों मौजमस्ती में लीन हो गए। अर्जुन इस बात से बेखबर था कि उसने बाहरी गेट बंद नहीं किया था। तभी अचानक दबेपांव राजकुमार वहां आ गया। बीवी को अर्जुन की बाहों में देखकर वह आग बबूला हो गया। उसने अर्जुन की टांग पकड़कर खींची और उसे कई तमाचे जड़ दिए। किसी तरह अर्जुन उसके चंगुल से निकलकर भाग गया। तभी राजकुमार ने कहा कि वह इसकी शिकायत स्कूल से करेगा। अर्जुन के चले जाने के बाद राजकुमार ने निशा को जमकर लताड़ा। निशा उसके पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगी, पर राजकुमार के तेवर सख्त थे। उसने कह दिया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। राजकुमार ने पिता को फोन पर सारी बातें बता दी और कहा कि अब हम बरेली में नेकपुर स्थित अपने घर में रहेंगे। पति का फैसला सुनकर निशा परेशान हो गई। वह किसी भी हालत में बदायूं को छोड़ना नहीं चाहती थी, अतः उसने तय कर लिया कि वह पति नाम के इस कांटे को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकेगी। अगले दिन राजकुमार वजीरगंज चला गया। निशा ने मौका मिलते ही अर्जुन को एकांत में बुलाकर कहा, अगर मुझे चाहते हो तो तुम्हें राजकुमार को रास्ते से हटाना होगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसे चुप देख निशा बोली, हाँ मैं ठीक ही कह रही हूँ। आज राजकुमार जब घर आएगा तो तुम घर आकर उससे अपनी गलती की माफी मांगना और उसका विश्वास जीतना। इसके आगे क्या करना है मैं बाद में बताऊंगी। अर्जुन ने ऐसा ही किया। राजकुमार जब घर पहुंचा तो अर्जुन उसके घर चला गया। उसे देखते ही राजकुमार उस पर भड़का तो अर्जुन ने उससे अपनी गलती पर अफसोस जताते हुए माफी मांग ली। सीधे साधे राजकुमार ने उसे माफ कर दिया और कहा कि अब वैसे भी हमें यहाँ नहीं रहना है। माफी मांगकर काट दी जीवन की डोर। पर अर्जुन के दिल में राजकुमार के प्रति क्या था, ये बात राजकुमार नहीं जानता था। राजकुमार मौत की दस्तक को सुन ही नहीं पाया था। The 15th of June 2019 को अपनी योजना के मुताबिक अर्जुन अपनी बाइक पर आया।
उसने राजकुमार से कहा, चलिए मछली लेने चलते हैं। राजकुमार भी माहौल का तनाव कम करना चाहता था। वह अर्जुन को माफ कर चुका था। साजिश से अनजान राजकुमार अर्जुन के साथ बाइक पर बैठ गया। अर्जुन बाइक को इधर उधर घुमाता रहा। फिर बाइक मजिया गांव के सुनसान इलाके में ले गया और बोला, अब बाइक आप चलाओ, मैं पीछे बैठता हूँ। राजकुमार ने ड्राइविंग सीट संभाली। दोनों शर्की रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि बाइक पर पीछे बैठे अर्जुन ने जेब से तमंचा निकाला और राजकुमार के सिर पर गोली मार दी। राजकुमार का बैलेंस बिगड़ा और वह बाइक समेत जमीन पर गिर गया। राजकुमार खून से लथपथ था। अब योजना के मुताबिक राजकुमार को रेलवे ट्रैक पर डालना था ताकि उसकी मौत ट्रेन एक्सीडेंट लगे। अर्जुन चाहता था ट्रेन एक्सीडेंट समझा जाए। खून से लथपथ राजकुमार को अर्जुन ने रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। उसके कपड़े भी खून से लथपथ थे। रेलवे लाइन पर पड़ा राजकुमार तड़प रहा था। वह अभी जिंदा था, पर अर्जुन ने जो सोचा था हो नहीं सका। कासगंज से बरेली जाने वाली ट्रेन तब तक गुजर गई थी। अब सुबह 5 बजे से पहले वहां से कोई गाड़ी निकलने वाली नहीं थी। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की और घर आ गया। उसने खून सने कपड़े उतारे। कपड़ों पर लगा खून देखकर घर वाले सन्न रह गए। उन्होंने अर्जुन से जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि अर्जुन ने राजकुमार का कत्ल कर दिया है। अर्जुन ने अपने कपड़े धो डाले और घर वालों से सख्त लहजे में कहा कि कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। उसने निशा को काम हो जाने की खबर फोन पर दे दी। रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने रेलवे ट्रैक पर लाश देखी तो किसी ने इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दे दी। पुलिस वहां आ गई और लोगों से लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश की, पर उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। सिविल लाइंस थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई। उधर राजकुमार को 15 जून को बरेली जाना था। ये बात उसने फोन पर अपने पिता रघुवीर को बता दी थी, लेकिन वह रात में घर नहीं पहुंचा तो घर वाले परेशान हो गए। इधर थाना सिविल लाइंस के थाना प्रभारियों पी. गौतम, सीओ राघवेंद्र सिंह राठौर और एसपी सिटी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंच गए थे। फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंच गई थी। जांच में पुलिस को मृतक की जेब से 100 रुपए का एक नोट और एक पर्ची मिली। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। 17 जून को लाश का फोटो अखबारों में छपा तो रघुवीर के एक रिश्तेदार जे.पी. मसीह ने उन्हें फोन करके पूछा कि राजकुमार कहाँ है। रघुवीर ने कहा कि राजकुमार को बरेली आना था, पर आया नहीं है। सब जगह फोन कर लिया, पर उसका कुछ पता नहीं है। तब जे.पी. मसीह अखबार लेकर रघुवीर के घर पहुंच गए और उन्हें अखबार दिखाया। अखबार में अपने बेटे की लाश का फोटो देखकर रघुवीर की आंखों से आंसू निकल आए। वह परेशान हो गए। तभी उनके पास पुलिस कंट्रोल रूम से भी फोन आ गया। रघुवीर अपने रिश्तेदारों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए और लाश की शिनाख्त बेटे राजकुमार के रूप में कर दी। निशा भी किसी से खबर पाकर आंसू बहाती हुई पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। वह वहां इस तरह से रो रही थी जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। पोस्टमार्टम के बाद लाश बरेली लाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। निशा के हावभाव देखकर रघुवीर की समझ में कुछ कुछ आ रहा था। उन्हें शक था कि उनके बेटे की हत्या निशा ने कराई होगी, क्योंकि उसे रंगे हाथ पकड़ने पर राजकुमार ने उसकी शिकायत अपने पिता से कर दी थी। रघुवीर ने जांच अधिकारी के सामने अपनी पुत्रवधू और अर्जुन के नाजायज संबंधों का खुलासा कर दिया था। पुलिस ने अर्जुन को हिरासत में ले लिया। अर्जुन ने अपने हाथ पर ब्लेड से निशा का नाम लिख रखा था। पुलिस ने निशा और अर्जुन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। उनकी दीवानेपन आशिकी की हवा निकल चुकी थी। दोनों ने ही अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अब दोनों को जेल जाने का डर सता रहा था। पुलिस ने भादुम्बी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज करके उनसे विस्तार से पूछताछ की और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। रागिनी और तमन्ना ने मां बाप दोनों को खो दिया था। राजकुमार की मां आशा मसीह ने कहा कि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनकी बहू उनके सीधे साधे बेटे को मरवा सकती है। अब इस उम्र में उन्हें अपने बेटे की बच्चियों की परवरिश के लिए जीना होगा। निशा के पिता दयाशंकर और मां गीता को बेटी के इस गुनाह पर अफसोस होता है। उन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं